हेलो बच्चा लोग, कैसे आप सब लोग? बढ़िया, ठीक है। तो बच्चा इस लेक्चर में अपन एंजाइम वाला जो टॉपिक है अपना वो कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को एंड करते हैं। मतलब मैम बहुत ज़्यादा हो गया ये चैप्टर, नहीं बच्चा, बस इस लेक्चर में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंजाइम वाला है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पूछ लेते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो कॉन्सेप्ट जो है ना, जो मेन है सिर्फ वही बताऊँगी मैं, है ना, जो आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जिससे बनते हैं उसी की बात करेंगे, ज़्यादा अपन टॉपिक की बातें करेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें, चलो बेटा तो अपन स्टार्ट करते हैं। अच्छा मैं लिख देती हूँ यहाँ पर बायो मॉलिक्यूल्स, पता चले भाई कौन सा चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें अपन लास्ट टॉपिक डालते पर एंजाइम। तो बच्चा अपन ने पिछले लेक्चर 4 लेक्चर में अपन ने बहुत अपन ने मैक्रोमोलिक्यूल्स कंप्लीट कर लिए थे, है ना। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि अपना लास्ट लेक्चर होगा एंजाइम वाला, है ना, तो वो भी अपन इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा इसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगी। मैंने आपको ये चीज़ बोला था कि एंजाइम वाला जब भी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन दे दूंगी एनसीईआरटी बेस है। आप मुझे, है ना, जब ये लेक्चर पढ़ो तो उसके बाद मुझे बताना कि मैम ये किससे रिलेटेड है। आप मुझे बताओ, ग्रुप में आंसर लिख के भेजना, ठीक है। अगर मेरे लेक्चर सुन रहे हो तो इतना तो कर ही सकते हो, है ना। वरना अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, क्वेश्चन बताऊंगी तब मैं खुद ही बता दूंगी, दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। बस वो क्वेश्चन इसलिए मैं पूछ रही हूँ तो कि क्या ना आपके दिमाग में रहे कि हाँ ये चीज़ है वो, क्योंकि वो बेस्ड है ना पूरा स्ट्रक्चर वाइज, इसलिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, एंजाइम स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले तो अपन एंजाइम की बात करते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं वो एक तरीके के देखो बच्चा, जो काम का है सिर्फ वही बताऊंगी मैं, ठीक है, फालतू बातें नहीं करेंगे। एंजाइम इज अ बायो कैटलिस्ट, पता है ये तो सभी को, यस मैम ये तो हमको आता है अच्छे से, बायो कैटलिस्ट। अरे बच्चा देखो, कैटलिस्ट जानते हो, कैटलिस्ट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन के साथ घुलते मतलब उसका पार्ट नहीं लेते, बट हाँ उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सक्लेरेट कर देते हैं। अब बच्चा जरूरी नहीं एक्सक्लेरेट ही करे, ठीक है। देखो बच्चा, जो कैटलिस्ट होते हैं ना वो किसी रिएक्शन को स्लो भी कर सकते हैं, किसी रिएक्शन को ज़्यादा भी कर सकते हैं। बट बायो कैटलिस्ट जो एंजाइम्स अपन जो पढ़ रहे हैं, बायो मतलब जो लिविंग ऑर्गन, क्योंकि इनका जो काम होता है ना वो कैटलिस्ट की जैसा ही होता है, ठीक है ना। रिएक्शन को बढ़ाएंगे, रिएक्शन को घटाने का काम करते हैं, और ऐसा होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो एंजाइम्स जो होते हैं अपनी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म सीक्रेट हो रहे हैं, इसलिए इसको बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। इनका फंक्शन कैसा होता है, ऐसे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। खैर ये कैसे होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। दूसरी बात, ठीक है, अच्छा इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो एंजाइम्स होते हैं, वो बच्चा कैसे होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि एंजाइम जो होते हैं ऑलमोस्ट ऑल, ये आपकी पहली लाइन, एंजाइम की पहली लाइन है। बोले मैम रट के आए हो, नहीं बेचा रट के नहीं आई हो, बट हाँ पढ़ा था तो मैंने सोचा आपको बता दूँ एनसीईआरटी की लाइन, ठीक है। तो बच्चा ऑलमोस्ट ये लिख रखा है, हाँ मैम यही लिख रखा है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। क्या होते हैं बच्चा, प्रोटीन। ये बात आपको बता मैम, हमें ध्यान है, ध्यान अच्छे से ध्यान है मैम ये तो हमको, ठीक है, कि लगभग सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, यानी प्रोटीनेशियस होते हैं। अब बच्चा ये बताने से पहले मैं आपको अब कुछ साइंटिस्ट के नाम बता देती हूँ जो थोड़े इंपॉर्टेंट है। एक साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर, ओ माई गॉड, लुईस पास्चर, ठीक है। इन साइंटिस्ट जी ने ईस्ट में, ईस्ट क्या होता है बच्चा, ईस्ट ना अगर किसी के अंदर मिला देते तो किस चीज़ को फुला देता है। तो ईस्ट में जब इन साइंटिस्ट ने देखा कि ईस्ट में ऐसा क्या है, मतलब आटे के अंदर इन्होंने क्या करा, ईस्ट देखा तो ईस्ट को इनको मिलाया था, तो बोला था ईस्ट की वजह से आटा फूल गया। तो इनका दिमाग ऐसा बोला ये क्या हो गया, ये क्या दिक्कत हो गई, बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ईस्ट के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आटा फूल गया, और जिसको अपन प्रोसेस बोलते हैं मतलब फर्मेंटेशन, खमीर का फूल जाना, है ना, ये चीज़ होती है। तो लुईस पास्चर ने फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर करा था जिसका नाम है जाइमेज। क्या नाम है बच्चा, जाइमेज एंजाइम, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था किसी के भी नाम के पीछे ए ऐसे लग जाए तो बच्चा वो एंजाइम होता है। बात करी थी अपन ने, यस मैम अपन ने बात करी थी। तो लुईस पास्चर ने ईस्ट में, किस में खोजा था, इन ईस्ट, ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई कि जाइमेज एंजाइम किस में खोजा था, ईस्ट में, ये क्वेश्चन आ रखा है। और ईस्ट क्या करते हैं बच्चा, फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बिना ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन करना, है ना, विदाउट ऑक्सीजन किसी कॉम्प्लेक्स को सिंपल कंपाउंड में तोड़ना, है ना, फर्मेंटेशन कहलाता है। खैर अपन आगे और बात करेंगे, जब अपने बायोटेक्नोलॉजी जाएगा तो उसमें पूरी डिटेल बात करेंगे, बट इतना ध्यान रखो अभी। तो लुईस पास्चर ने जाइमेज एंजाइम खोजा, किसमें, ईस्ट में खोजा था। पहला ये था फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम, ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम। बट उन्होंने ये एंजाइम नाम नहीं दिया, उन्होंने बोला हाँ एक कंपाउंड होता है जो ऐसा ऐसा काम करता है, ठीक है। अच्छा फिर एक साइंटिस्ट है कुहने नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एंजाइम टर्म दी थी, उन्होंने एंजाइम क्या दी थी, टर्म दी थी, एंजाइम का नामकरण करा। ये आपको ध्यान रखना भाई कि एंजाइम का नामकरण किन साइंटिस्ट ने दिया था, कुहने ने दिया था, ठीक है। और दूसरा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सुमनर,
ठीक है बच्चा। इन्होंने ये बताया था कि मोस्टली एंजाइम्स कैसे होते हैं, कैसे होते हैं बच्चा, प्रोटीनेशियस होते हैं, ये इन्होंने बताया था। ये आपको ध्यान रखने 3 नाम, मेरे को जो लगे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बताया, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने आपको 3 बताए, वैसे बहुत होते, बहुत थे, लेकिन आप ये वाला तो याद ही रखना, ठीक है। तो लुईस पास्चर ने जाइमेज में, तो फर्स्ट एंजाइम फॉर जाइमेज, फर्स्ट हार्मोन कौन सा होता है बच्चा, अगर ऐसे पूछूँ तो दिमाग में आ जाने से मैम सीक्रेटिन, याद रखना सीक्रेटिन, ठीक है। खैर अपन बात करेंगे एंडोक्राइन में, है ना। कुहने ने एंजाइम का नाम दिया, एंजाइम टर्म दिया, और सुमनर ने एंजाइम को बताया कि प्रोटीनेशियस होते हैं। क्लियर, चलो बढ़िया। अच्छा अब आ जाओ इस लाइन पे बच्चा, मैंने बोला कि ऑलमोस्ट, अभी ऑलमोस्ट लगा दिया तो इसका मतलब यहाँ भी है एक्सेप्शन, यानी एक्सेप्शन तो पीछे छोड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो यहाँ भी है एक्सेप्शन, क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है बच्चा, कि यहाँ पर एक्सेप्शन है राइबोजाइम, राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस, राइबोन्यूक्लियस। ये ऐसे 2 एंजाइम हैं बच्चा जो किसके बने होते हैं, आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए के बने होते हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला कि मोस्टली एंजाइम किसके होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं, यानी प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन 2 एंजाइम है। अब बुक में आपके सिर्फ ये राइबोजाइम दे रखा है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ध्यान रखना, जो अपन बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, ठीक है। तो राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस किसके बने होते हैं, आरएनए के बने होते हैं, इनमें प्रोटीन का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। चलो तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी के ज़्यादातर एंजाइम में प्रोटीन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये फिक्स है। क्लियर, चलो बढ़िया। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब बच्चा जो एंजाइम्स होते हैं उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं। अब फीचर्स देखो, आपको पता है जैसे एंजाइम जो होते हैं वो कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, बुक में ऐसा लिख रखा है, बुक में आपके ऐसे लिख रखा है कि अगर एंजाइम प्रोटीनेशियस है, अगर एंजाइम प्रोटीनेशियस, तो बच्चा अपन ने प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स और टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी को साइड में रखो, उनका कोई लेना देना नहीं है। कुछ एंजाइम्स, कुछ बिल्कुल फ्यू, कुछ एंजाइम प्राइमरी होते हैं, बिल्कुल कुछ सेकेंडरी होते हैं, और मोस्टली एंजाइम्स टर्शरी होते हैं। ये बात याद रखना कि मोस्टली एंजाइम टर्शरी प्रोटीन के बने होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है कि मोस्टली एंजाइम्स मेड अप ऑफ टर्शरी प्रोटीन। अब बच्चा इसका क्या रीज़न है, देखो बच्चा मैं आपको फिर बोल रही हूँ, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं, बिल्कुल प्राइमरी, बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर या 1D स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो 2D प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ बिल्कुल कुछ, है ना, वो याद नहीं रखना, एग्जाम में ध्यान नहीं रखना, आपको टर्शरी वाला ध्यान होना चाहिए। और मोस्टली एंजाइम टर्शरी प्रोटीन के बने होते हैं जो 3D स्ट्रक्चर होते हैं। टर्शरी प्रोटीन कैसे थे, 3D थे ना, बात करिए अपन ने, 3D बिल्कुल घुमावदार, 3 डायमेंशन में वुलन बॉल की तरह, बिल्कुल इधर 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 उधर, मतलब समझ गए ना बात, भावनाओं को समझो तुम, ठीक है। चलो ये थी एक मज़ेदार बात। अब दूसरी बात, अच्छा अब मैंने बोला कि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, बात अपन ने करी प्रोटीन के, इसका मतलब तो प्रोटीन के लिए अपन एक लाइन पढ़ी थी कि मैम प्रोटीन इज अ सेंसिटिव, किसके प्रति, टेम्परेचर और पीएच के प्रति। अब जब ये भी प्रोटीन के बने हैं तो क्या ये सेंसिटिव नहीं होंगे, हाँ ये बिल्कुल मैम, ये है कि सेंसिटिव, स्पेलिंग नहीं आ रही, इंग्लिश भूल गई मैं तो, सेंसिटिव, क्या कर रही हूँ मैं, सेंसिटिव फॉर टेम्परेचर एंड पीएच। ये बात आपको ध्यान रखनी कि ये ना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं, ना ज़्यादा लो टेम्परेचर पे, ना ज़्यादा हाई पीएच पे, ना ज़्यादा लो पीएच पे। ये बात आपको पता है क्योंकि प्रोटीनेशियस और प्रोटीनेशियस में पढ़ा था अपन, सेम वही कॉन्सेप्ट पढ़ा जो पढ़ेंगे, जैसे जो फैक्टर इफेक्ट में पढ़ाऊंगी ना अभी, तभी चीज़ समझाऊंगी कैसे वेरी करता है। खैर अपन आगे की बात है। अब सुनो बच्चा, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो थर्मोस्टेबल होते हैं, थर्मोस्टेबल एंजाइम होते हैं। जैसे आपको बताऊँ, थर्मो एसिडोफिल, आर्की बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया ऐसे थर्मो एसिडोफिलिक जो बैक्टीरिया होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी काम करते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी उनका ऑर्गेनिज्म काम करता है, क्योंकि बच्चा उनके अंदर एंजाइम ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। और अगर आपने नाम सुना हो बायोटेक में, टैग पॉलीमरेज, अगर थर्मो एसिडोक्यूस एक्वाटिकस, ये एक बैक्टीरिया है जिससे ये एंजाइम निकाला जाता है। मैं लिख देती हूँ कि टैग पॉलीमरेज ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकता है। इट सहन को क्या बोलते हैं, टॉलरेट, इट टॉलरेट, इंग्लिश नहीं आती मेरे को इतनी, है ना, हाई टेम्परेचर, मतलब समझ जाओ तुम, मतलब फिर भावनाओं को समझो, ठीक है बच्चा। ये बात आपको ध्यान रखनी, बुक में दे रखा है, देख लेना एक बार। टैग पॉलीमरेज, टैग मतलब थर्मो एसिडोफिल एक्वाटिकस, ठीक है, ये जीनस है, ये स्पीशी है, ये बैक्टीरिया का नाम है जिससे ये पॉलीमरेज निकाला जाता है बच्चा, ठीक है। तो ये एंजाइम और थर्मो एसिडोफिल ऐसे एंजाइम होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे जीवित रह सकते हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं रह सकते, बहुत ही फ्यू होते हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे बैक्टीरिया। तो उनमें ऐसा क्या होता है, उनमें ये है जब तो जी रहे, तो हाई
pH नहीं, थोड़ा टेम्परेचर, ठीक है, समझना ना, मैं गलती हो जाती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। चलो बढ़िया, समझ में आ गया। तो मोस्टली एंजाइम सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर pH के प्रति। मोस्टली अपने अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो एंजाइम होते हैं, वो टेम्परेचर pH के प्रति बहुत जब तो डिजेनरेट हो जाते हैं, मर जाते हैं। ज़्यादा अपन ज़्यादा टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकते और ज़्यादा pH वगैरह में भी ज़्यादा काम नहीं कर सकते। खैर अपन ये टेम्परेचर pH वाला फैक्टर आएगा तब मैं इसको पूरे डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। चलो अभी तक देखें, चलो बढ़िया, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, सेंसिटिव होते हैं वगैरह वगैरह। अब दूसरा फीचर और क्या होता है, अब मैं बता देती हूँ ना, आपको ध्यान में लिखूंगी नहीं, है ना। जो एंजाइम्स होते हैं वो बच्चा कम समय में, है ना, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये काम होता है इनका। बच्चा एक मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ, क्या डाइजेशन बिना एंजाइम के हो सकता है? सुनना थोड़ा अजीब लगेगा आपको, बट ये एक फैक्ट है। देखो सुनो, आपको पता है कि अपनी बॉडी में अपन जो खाना खाते हैं, अच्छी की तरह जब खाना खाते रहते हैं, फिर अपन दूसरा ठूस लेते हैं खाना, तो कभी आपने सोचा है कि अगर एंजाइम नहीं होते तो कौन अपनी बॉडी में डाइजेशन करता? बच्चे मैं एक बात बताऊँ, ऐसा साइंटिस्ट ने ऐसा बताया है कि अगर अपनी बॉडी में एंजाइम नहीं है और आपने एक टाइम का खाना खाया है तो उसको पचाने में 400 साल लग जाएंगे, ऐसा कुछ बोला है। अब आपको थोड़ा 400 साल, यस 400 साल अगर एंजाइम नहीं होते तो, बट ऐसा नहीं है, सिर्फ 4 से 6 घंटे लगते हैं पचाने के अंदर। एंजाइम फटाफट अपना काम कर के निकल लेते हैं। मतलब खाने को पचाने में एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है, ये एक बात बताई थी उन्होंने और शायद ऐसा होता भी। इसलिए सभी की बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को करवाने के लिए। चलिए हो गई बात, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम जो होते हैं बच्चा अपनी बॉडी में सभी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन करवाने में मदद करते हैं। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन क्या होती है? ऑल केमिकल रिएक्शन विच इज प्रोसीड इन अवर सेल, इन अवर बॉडी सेल, सारी केमिकल रिएक्शन जो अपनी बॉडी में होती है उसको मेटाबॉलिज्म रिएक्शन बोलते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन दो तरीके की होती है बच्चा, एक तो एनाबॉलिक और एक कैटाबॉलिक। हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है मैम एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्या होता है। मैं आपको बता देती हूँ बच्चा, देखो इसको हटा दो, इसको बोलने में फिर तुम बोलोगे मैम भूल गए हम, तो भूलने में तो मतलब ऐसा है तुम्हारा रिकॉर्ड बन रखा है मैम, भूल जाते हम तो, ठीक है। चलो देखो, मैंने बोला कि एंजाइम जो होते हैं वो सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन में प्रोसीड मदद करते हैं। अब वो तोड़े जोड़े मतलब नहीं है, चलो आज हाँ तोड़ने जोड़ने में समझ आता है। एक लाइन याद आई कि एंजाइम्स आर सिंथेसिस भी हो सकते हैं, यानी या तो जुड़वा भी सकते हैं किसी को, या लाइज भी हो सकते हैं। मतलब ये मान लो कि ये वकील है ये वकील, या तो शादी करवाएगा भी या तो शादी तोड़वाएगा भी, यानी दोनों कंडीशन में हो सकती है। या तो ये किसी कॉम्प्लेक्स को तोड़ेगा या किसी को जोड़ेगा भी, मतलब अच्छा भी होता है, बुरा तो नहीं बोल सकते बच्चा, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये वकील की तरह काम करेगा, किसी चीज़ को जोड़ भी सकता है और किसी को तोड़ भी सकता है, पता है ना आपको, ठीक है। चलो बढ़िया। अब मैंने बोला कि सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन में मदद करता है। तो बच्चा मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है वो दो तरीके की होती है अपनी बॉडी में, होती नहीं होती है? हाँ मैम होती है, दो तरीके की होती है। कौन सी होती है मैम? एनाबॉलिक, हाँ मैम एनाबॉलिक और एक कैटाबॉलिक, है ना, एनाबॉलिक और एक कैटाबॉलिक। यस मैम, कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब ये याद कैसे करोगे? देखो मैं आपको याद करूँ, बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, सुनना ध्यान से। एनाबॉलिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है ना, जिसमें कोई दो कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं, यानी अगर ये ए है ये बी है तो एक सी कंपाउंड बनेगा, ठीक है। यानी ये हमेशा सिंथेसिस करवाते हैं, ऐसे रिएक्शन जो हमेशा सिंथेसिस करवाएं उनको एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होते हैं? कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होते हैं? जो हमेशा तुड़वाते हैं, हमेशा लड़ाई करवाते हैं, झगड़े करवाते हैं, यानी इतना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी एक ए कंपाउंड को बी प्लस सी प्लस डी सो ऑन में तोड़ देंगे, यानी हमेशा ये ब्रेक डाउन करवाते हैं। बोलते हैं ना ऐसी बहुत रिएक्शंस होती है जो ब्रेकडाउन, जैसे अपनी जो डाइजेशन प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, वो अपने एनाबॉलिक में हो गई। सिंथेसिस में अपने एनाबॉलिक में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो बनता है ना, एंजाइम जो अपने प्रोडक्ट बनाने में मदद करवाती है। तो ये सारे हो गए, समझ में आया आपको? अच्छा, अब याद कैसे रखोगे? कैटाबॉलिक में किस चीज़ को तोड़ रहा है, यानी काट रहे हैं, यानी कट कर रहे हैं, तो कैट से कट से काटना यानी ब्रेक डाउन करना, ऐसे याद रख लो, ठीक है। अब बच्चा न्यूमेरिक सही है, तुम्हें जैसे सही लगे तुम हंसो कुछ भी करो, बट कम से कम तुम्हें याद तो हो जाएगा, ठीक है। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस में हमेशा ऐसी प्रोसेस होती है जिनके अंदर, है ना। अब आप मुझे बताओगे, ये पहला क्वेश्चन, अब आप मुझे बताओगे कि एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस में कौन सी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है और कौन सी एंडोथर्मिक होती है। ये आपके लिए है क्वेश्चन, ठीक है। अगर लेक्चर देख रहे हो तो बताना ज़रूर, ठीक है, कोई भी हो बताना ज़रूर, ठीक है, कि कौन सी प्रोसेस एनाबॉलिक होती है, कौन सी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है, कौन सी एंडोथर्मिक होती है। आप बताओगे मुझे ये कि इन दोनों में से कौन सी एंडोथर्मिक होगी, कौन सी एक्सोथर्मिक होगी। क्लियर? चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। ये हो गया। तो मैंने अभी आपको बोला कि जो एंजाइम्स होते हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाते हैं, और मतलब सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन में एंजाइम जरूर होगा,
अगर एंजाइम नहीं है तो एंजाइम की मेटाबॉलिक रिएक्शन अधूरी है, बेचारी अधूरी रहती है, ठीक है। तो उनमें ये दोनों में मदद कर सकते हैं। क्लियर? और मैंने आपको क्वेश्चन बोल दिया, उस चीज़ का ध्यान रखना। चलो बढ़िया, चलो नेक्स्ट ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है अपना और क्या फीचर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि है ना कि ये कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए। अब एग्जांपल बच्चे आपकी बुक में दे रखे हैं, जैसे बेरियम सल्फेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिलाते हैं तो प्रोडक्ट बनते हैं, और बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि पहले 600 बने थे फिर 6 लाख बन गए पर मिनट वगैरह वगैरह, ये आपके बच्चा दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये आपके क्वेश्चन पूछ जाता है। अब आगे पढ़े अपन, चलो तो अब आगे देखते हैं। चौक ले लूँ मैं, ठीक है। अब बच्चा, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये बात आपको बता दूं, एंजाइम जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, है ना। अब इसको हटा दूं मैं, पूरा हटा दूं बच्चा, इसको हटा दूं, चलो इसको हटा देते हैं, मैम हटा दीजिए इसको। चलिए, अब एंजाइम बच्चा 2 तरीके के होते हैं, एक तो सिंपल एंजाइम और एक होते हैं बच्चा कॉम्प्लेक्स एंजाइम। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन आता है इससे, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना बच्चा, ठीक है। बोलो मैम अब तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पानी भी लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो तो मैंने क्या बोला आपको कि जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे होते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि इनके 2 टाइप्स होते हैं ना। प्रोटीन के अंदर मतलब इनके एंजाइम में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होने के बिहाफ पर ये 2 तरीके के 2 प्रोटीन होते हैं। एक तो होते बच्चा सिंपल एंजाइम, ठीक है, और एक होते हैं बच्चा कॉम्प्लेक्स। यही पढ़ना है अपन को, कॉम्प्लेक्स, सिंपल में तो कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स एंजाइम। अब बच्चा सुनो, सिंपल एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो 100% प्रोटीन के बने होते हैं, उनमें प्रोटीन के अलावा और कुछ होता ही नहीं है, वो किसी को भी देखते भी तक नहीं है, बिल्कुल सन्यासी, बिल्कुल सन्यासी, उनको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, भाड़ में जाए दुनिया, ठीक है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये वाली कंडीशन है ना। तो वो सिंपल के साथ होती है, वो बोलता है मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है। और जब मैं ये बोल रही हूँ कि सिंपल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो टोटली 100% किसके बने होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं, ये सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं। चलो बस इसका एग्जाम्पल बात करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स से पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल है बच्चा पेप्सिन और ट्रिप्सिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, याद रखना इसको ना, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। अब याद कैसे रखोगे बच्चा, पेप्सिन ट्रिप्सिन दोनों प्रोटीन को तोड़ते हैं, तो ये प्रोटीनेशियस है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो दोनों सिंपल एंजाइम्स होते हैं, कि ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, सिंपल एंजाइम, क्योंकि ये पूरी तरह से पूर्ण रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर? चलो अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। बच्चा कॉम्प्लेक्स एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें प्रोटीन तो होगा, प्रोटीन तो है, ये तो फिक्स है, प्रोटीन तो होगा, लेकिन प्रोटीन के अलावा कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। क्या बोला मैंने, क्या बोला बच्चा, इसमें एक होता है प्रोटीन पार्ट, एक होता है बच्चा प्रोटीन पार्ट, और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। यानी इनके साथ ये बच्चे घुल मिल गए हैं, सबके साथ घुल मिल गए हैं। बोलता ठीक है चलो ठीक है तुम भी आ जाओ, ठीक है तुम भी आ जाओ, ठीक है तुम भी आ जाओ। मतलब बेचारा खुद भी तो है लेकिन दूसरों को भी साथ में लेके चल रहा है। ये तो किसी से मतलब नहीं था इसको तो, बट ये वाला तो मतलब रख रहा है। दुनिया में रहना है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, ये बात सही है ना, बिल्कुल। और इसलिए मोस्टली एंजाइम्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। तो जो चीज़ ज़्यादा बिकती है वो चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है ना। खैर याद करने का तरीका है, चलो है ना। तो कॉम्प्लेक्स एंजाइम क्या होते हैं, जिनमें एक तो प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अब बच्चा अपन ये देख, अब आता है क्वेश्चन कि एंजाइम में प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं। तो किसी भी एंजाइम में अगर वो कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब इसमें हो, तो प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। यस मैम, समझ में आ गया, एपो एंजाइम, ठीक है। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। क्या बोलते हैं, को एंजाइम, कोफैक्टर बोलते हैं, कोएंजाइम, हाँ सही है ना, हाँ कोफैक्टर, ठीक है। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। क्या बोला मैंने, क्या बोला, जो कॉम्प्लेक्स वाला कंपाउंड होगा इसमें दो होंगे, या एक तो प्रोटीन पार्ट होगा जो मेजर पार्ट होगा इसका, ठीक है, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा है ना, तो एक तो प्रोटीन पार्ट को बोलेंगे एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन को बोलेंगे कोफैक्टर। दूसरा सुनते जाओ। जब इन दोनों को साथ में जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों साथ में रहेंगे, तो क्या बनाएंगे, होलो एंजाइम। क्या बनाएंगे, होलो एंजाइम। यस मैम, चमक गया, ये चीज़ आ गई मैम हमें समझ में आता ना आपके। होलो एंजाइम क्या होता है, होलो एंजाइम, तो होलो एंजाइम एक तरीके का कॉम्प्लेक्स एंजाइम है जो दो तरीके के स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, एक तो प्रोटीन पार्ट और एक नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को बच्चा अपन कहते हैं एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट को अपन बोलते हैं कोफैक्टर। यानी ये कोफैक्टर ही वेरिएबल होगा, ये परमानेंट होगा, ये अपन आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये पार्ट परमानेंट है, अगर ये टूट गया तो एंजाइम ही नहीं कहलाया, अगर ये टूट गया तो एंजाइम ही नहीं कहलाया। ये निकलता रहा, कोई दिक्कत नहीं, तू निकल, मेरे को कोई मतलब नहीं है तुझसे, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर। चलो तो अपन बात करें, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ने से पढ़ेंगे अपन इसको।
समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछे कि होलो एंजाइम किन किन पार्ट से मिलकर बनता है तो आपके पास आंसर है निकले एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, इन दोनों से मिलकर होलो एंजाइम बनता है। समझ में आ गया। अब बच्चा कोफैक्टर जो होते हैं अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो कोफैक्टर अलग अलग कंपाउंड की मदद से बिहाफ पर 3 प्रकार के 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है बच्चा आपके होता है वो क्या नाम है उसका, प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा होता है कोएंजाइम और तीसरा होता है मेटल आयन। तो ये 3 तरीके के कोफैक्टर्स हो सकते हैं। तो बता दो फटाफट। हाँ मैम बता दो, जल्दी फटाफट। देखो तो पहला होता है बच्चा एक काम करूँ क्या, यही वाला यहाँ लिख दूँ, थोड़ा बड़ा है ना, फिर बोलो कि मैम समझ में नहीं आया, ये वाला यहाँ लिख दूँ, फिर मैं ये कोफैक्टर को इधर लिख दूँगी, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं अपन, होलो एंजाइम, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं सबसे पहला कोफैक्टर में पहला होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप बच्चा ये ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है कि अगर ये जुड़ गया किसी प्रोटीन के पास तो ये निकलेगा ही नहीं, परमानेंट बिल्कुल जुड़ा रहेगा, अटैच, परमानेंट, फिमली अटैच्ड होता है ये, यानी फिमली अटैच्ड टू एपो एंजाइम, यानी पूरी तरह से टाइटली परमानेंटली जुड़ा रहता है, परमानेंटली जुड़ा रहेगा। याद रखना इस बात को, कैसा होता है? परमानेंटली, टूटता नहीं है ये। मतलब अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, अभी समझाऊंगी ये चीज़, अब मैं डायग्राम बना के बताऊंगी, बस इतना ध्यान रखो बच्चा कि प्रोटीन के अंदर 2 तरीके के पार्ट होते हैं, यानी प्रोटीन के अंदर अगर एपो एंजाइम के साथ अगर आपका ये क्या बोलते हैं, अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स एंजाइम है तो अगर उसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप है, सभी में नहीं हो सकता बच्चा, मैं बता रही हूँ किस किस में होता है किस किस में नहीं होता, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, तो परमानेंटली जुड़े रहते हैं। जैसे एग्जांपल बताऊँ मैं आपको, कैटेलेज एंजाइम, मैं आपको एग्जांपल भी बता देती हूँ। इसका एग्जांपल कैटेलेज। बच्चा कैटेलेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जिसके साथ हीम ग्रुप परमानेंटली अटैच्ड होता है। तो ये एक तरीके का आपका एपो एंजाइम के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप वाला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर ऐसे ग्रुप्स होंगे जिसमें परमानेंटली जुड़े रहते हैं तो आपको बता दें हीम ग्रुप। अच्छा, दूसरा कौन सा होता है? पहला हो गया, दूसरा है कोएंजाइम, ठीक है। कोएंजाइम ऐसा होता है बच्चा टेम्पररी, मतलब इसको जब जरूरत पड़ेगी ना तभी आएगा, वरना निकल लेगा, इसका कोई मतलब नहीं। ये है जन्म जन्म का साथी, प्रोस्थेटिक तो है जन्म जन्म का साथी, वो कभी इसका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ वो दोस्तों में से है जो सिर्फ पार्टी मांगने आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यह टेम्पररी अटैच्ड रखता है, टेम्पररी अटैचमेंट टू एपो एंजाइम, यानी ऐसा कोफैक्टर जो सिर्फ टेम्पररी जुड़ता है, काम हुआ निकल लिया, काम हुआ निकल लिया, काम पड़ेगा तो जुड़ जाएगा, काम हुआ निकल लेगा, कोई मतलब नहीं, टेम्पररी अटैच चाहिए, वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल बताओ। इसका एग्जांपल है NAD, आपका दोस्त NAD+ और FAD+, नाम सुन रखा है? हाँ मैम सुन तो रखा है, निकोटिनामाइड, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट फॉस्फेट हैनी, फेरेडॉक्सिन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट फॉस्फेट हैनी। तो ये 2 बच्चा देखो NADPH नहीं होगा, NADP+ होगा, ये ध्यान रखना ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब इनका काम होगा तो जुड़ जाएंगे, अगर इनको किसी को जोड़ना होगा तो इसके साथ जुड़ जाएंगे, जब काम हो जाएगा तो निकल लेंगे, बस, इनको कोई मतलब नहीं। और तीसरा है, ये है अपना दूसरा, और तीसरा है बच्चा, तीसरा है, ये मैं यहाँ नहीं लिखूँगी बच्चा, तीसरा वाला मैं यहाँ लिख रही हूँ ना। तीसरा है बच्चा मेटल आयन, थर्ड है आपका मेटल आयन, यानी कुछ एपो एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनके साथ मेटल्स भी जुड़े रहते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे एग्जांपल में बोलूँ मैम, हाँ आपने कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम का नाम सुना है? हाँ मैम सुन तो रखा है, कहाँ सुना है अपन ने? बच्चा RBC खुद एक एंजाइम बनाती है जिसका नाम कार्बोनिक अनहाइड्रेस, जो CO2 को वाटर के साथ जोड़ के H2CO3 बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है ना, जिससे फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है। खैर अपन आगे पढ़ेंगे, बस इतना ध्यान। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेस, तो पहला मैं बता देती हूँ, कार्बोनिक अनहाइड्रेस एक ऐसा एंजाइम होता है जिसके साथ जिंक जुड़ा हुआ रहता है। तो ये हो गया एपो एंजाइम जिसके साथ मेटल हमेशा, जिंक हमेशा जुड़ा रहेगा। ये बोलेगा यस तेरे साथ हूँ मैं, तो टेंशन मत ले। और बता देती हूँ, और रुबिस्को एंजाइम सुना है? हाँ मैम सुन रखा है, राइबोलोज 1,2 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, ये रुबिस्को होता है। तो ये एंजाइम के साथ कौन सा जुड़ा रहता है बच्चा? इसके साथ जुड़ा रहता है आपके पास मैग्नीशियम, है ना। मैं लिख दूँ क्या इसको? कहाँ लिखूँ बच्चा? रुको, इसको हटा देती हूँ, ठीक है। ध्यान रखना इसको, ये क्वेश्चन आता है, रुबिस्को में कौन सा मेटल आयन होता है? मैग्नीशियम। तो रुबिस्को में कौन सा मेटल आयन होता है? मैग्नीशियम,
ठीक है, समझ में आया? तो ये दोनों तो ध्यान ही रखना, और कुछ नहीं तो ये तो ध्यान ही रख लेना तुम, कम से कम इतना तो रहम कर लेना तुम मुझ पे, ठीक है? समझ में आ गया? क्लियर? अच्छा, एक और बता दूँ, एक और बता दूँ, बताना चाहूँ तो तुम्हारी शक्ल ऐसी हो जाएगी, मैं मत बताऊँ, लेकिन मैं तो बताऊँगी, मैं तो बताऊँगी, क्योंकि बच्चा मैं नहीं छोड़ सकती किसी चीज़। एक ये जाने वाले नाम है सारे, नाइट्रोजिनेज। हाँ मैम, सुन तो रखा है। इसमें बच्चा ये कैसा एंजाइम होता है जिसमें मोलिब्डेनम और Fe जुड़ा रहता है, ठीक है? नाइट्रोजिनेज सुन रखा है ना, कहाँ होता है नाइट्रोजिनेज? रूट नोड्यूल्स बनाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है ना, समझ गए ना? उसके साथ ये तो याद रख लेना बच्चा, ये मैं इसलिए बताया बच्चा, देखो बहुत होते हैं, लेकिन कम से कम ये वाले आप याद रखना, क्योंकि ये आपके आ रखे क्वेश्चन और मतलब पढ़ाया जाता ही है इनको तो, ठीक है? चलो, तो ये आपका इसका क्लासिफिकेशन, एंजाइम क्लासिफिकेशन कंप्लीट, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया। अब अपन आप आगे इसका पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं फटाफट, ये काम कैसे करता है फटाफट देख लेते हैं, किस थ्योरी पर काम करता है, और आगे फिर इसका फैक्टर फैक्टिंग देखते हैं, नॉमेनक्लेचर फिर कंप्लीट, ठीक है? चलो बढ़िया, हटा दूँ इसको मैं? हाँ मैम हटा दीजिए इसको फटाफट फिर। चलो अब इसका देखते हैं ये काम कैसे करता है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब स्ट्रक्चर को क्या बनाऊँ, स्ट्रक्चर और एंजाइम कैसे बनाऊँ? मेरे को तो पता है कि मैम स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा होता है, ठीक है? इसको बाद में बताएंगे। अब चौक ले लेती हूँ मैं ढंग की, हाथ ऐसे हो गए बच्चा, बिल्कुल रफली हो गए, कोई बात नहीं, है ना, चलता है, ठीक है? चलो हाँ, तो अब अपन क्या करेंगे, एंजाइम का हाँ स्ट्रक्चर देखते हैं। अब स्ट्रक्चर बोले मैम स्ट्रक्चर क्या बनाओगे आप इसका? अच्छा मैं कोई डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर जो प्रोटीन होता है मोस्टली टर्शरी प्रोटीन होता है। तो टर्शरी प्रोटीन कैसा होता है? बिल्कुल इरेगुलर 3D स्ट्रक्चर, यानी देखो बच्चा, देखो बताना बहुत जरूरी है। मान लो ये कोई प्रोटीन यानी एंजाइम है, ये एंजाइम कुछ ऐसा ही है, 3D स्ट्रक्चर तो ऐसा ही होता है बच्चा। देखो एंजाइम के पास जब ये 3D स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, तो क्या मैं इसको टर्शरी प्रोटीन बोल सकती हूँ? हाँ मैम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टर्शरी प्रोटीन का बना होता है, ठीक है? बच्चा क्या होता है टर्शरी प्रोटीन में, छोटी छोटी सी जब ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो छोटी छोटी सी पॉकेट्स बन जाती है। छोटी छोटी सी क्या बन जाती है? पॉकेट्स बन जाती है, जिन पॉकेट्स को अपन बोलते हैं एक्टिव साइट्स। क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ बन गई, ठीक है, यहाँ बन गई, है ना, यहाँ बन गई, ठीक है, यहाँ बन गई, फिर यहाँ बन गई, है ना, यहाँ बन गई। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपको पॉकेट्स दिख रही है, इन पॉकेट्स को, ये बहुत ही स्मॉल पॉकेट्स, है ना बच्चे, एनसीईआरटी की लाइन है ना, इन पॉकेट्स को अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट्स बोलते हैं। अच्छा बच्चा, अगर एंजाइम में साइट्स नहीं होगी, यानी वो साइट नहीं होगी जहाँ पे सबस्ट्रेट या फिर कोई कॉम्प्लेक्स आके जुड़े या टूटे बने कुछ भी हो, मतलब तो फिर मतलब क्या है? तो एंजाइम के पास कुछ साइट्स होती है, मोस्टली सभी के पास एक ही स्पेशल साइट्स होती है, यानी हर जगह हर कोई आके अटैच नहीं हो सकता। मतलब एंजाइम एक स्पेसिफिक होता है नेचर में, स्पेसिफिक इन नेचर। अरे हाँ ये पॉइंट तो बताना भूल गई मैं, अरे ये कैसे भूल गई मैं? स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक, आई एम रियली सॉरी बच्चा, मैं आपको पॉइंट बताना भूल गई फीचर्स में, आई एम रियली सॉरी बच्चा। देखो एंजाइम्स कैसे होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं नेचर। स्पेसिफिक मतलब अगर पेप्सिन सिर्फ प्रोटीन को तोड़ सकता है तो सिर्फ प्रोटीन को ही तोड़ेगा, उसका कोई हक नहीं बनता कि वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़े। समझ गए स्पेसिफिक का मतलब समझ जाओ, भाषा को धमकी नहीं दे रही मैं तुमको समझा रही हूँ कि अगर पेप्सिन एंजाइम सिर्फ किसके लिए बना है? प्रोटीन को तोड़ने के लिए बना है, तो सिर्फ प्रोटीन को ही तोड़ेगा। उसका सिर्फ काम है स्पेसिफिक है, मतलब वो एक काम के लिए बना है। तो लिवर अगर मेटाबॉलिज्म मदद करता है तो मेटाबॉलिज्म, उसका काम नहीं धड़कना, समझ जाओ। सारे ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, वैसे एंजाइम भी स्पेसिफिक होते हैं। एक काम एक के लिए बना है, एक काम के लिए बस अपने क्या है जाने जाते हैं बस। यानी पेप्सिन जाना जाता है प्रोटीन को तोड़ने के लिए, बस भाई तो प्रोटीन को तोड़, तेरा कोई काम नहीं है। अमाइलेज जाना जाता है स्टार्च को तोड़ने के लिए, भाई तू स्टार्च को तोड़, बाकी कार्बोहाइड्रेट को तू देखेगा भी नहीं। मतलब समझ गए ना बात को? हाँ मैम समझ गए हम तो बस। तो मतलब एंजाइम के होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, यानी इनके पास स्पेसिफिक साइट्स होते हैं। तो अगर मान लो ये पेप्सिन है, अगर नहीं है ना, अगर मान लो ये पेप्सिन है ना, तो पेप्सिन के पास ये साइट्स होंगी, तो सिर्फ प्रोटीन को ही तोड़ सकता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट अगर इसके पास आएगा तो देखेगा भी नहीं, बोले ये मुंह देखता रह जाएगा कार्बोहाइड्रेट का, ये तोड़ ही नहीं सकता, नहीं तोड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसको बनाया ही नहीं है ऐसा, ये आपको ध्यान। तो ये भी एक फीचर हो गया, दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। बच्चा आई एम रियली सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, बट अब ये ध्यान रखना, ठीक है? एंजाइम से स्पेसिफिक होते हैं, मतलब हर एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक काम होता है कि उसी पे वो काम कर सकता है, हर किसी काम नहीं कर सकता। ध्यान रखना इसको, ठीक है? चलो बढ़िया, ये आपको समझ आ गया। दूसरा, अब एंजाइम करते कैसे काम है, तो मैं काम करती हूँ एक अच्छा सा एंजाइम बता देती हूँ। एक भी एक्टिव साइट हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है? एक्टिव साइट डिपेंड करता है एंजाइम में से, मोस्टली तो एक ही एक्टिव साइट होती है, लेकिन किन किन एंजाइम्स होते हैं जिनमें ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है? तो मैं आपको समझा रही हूँ। चलो देखो बच्चा, मान लो ये एक एंजाइम है, ठीक है, और ये कोई कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब सब्सट्रेट में जुड़ना टूटना, जो इसकी मर्जी जो करना चाह रहा है, ठीक है? पहले मैं एक काम करती हूँ, डायग्राम बना दूँ,
फिर मैं एक साथ बताऊंगी आपको, ठीक है। देन देन क्या हो गया, ठीक है। क्या पता चला, देखो देखो सुनो सुनो, ये है एंजाइम, ये है एंजाइम, ठीक है ना। और ये है सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट मतलब वो केमिकल कंपाउंड जो जुड़ना है, टूटना चाह रहा है। मैंने बोला था ना एंजाइम या तो दो काम कर सकता है, या तो जोड़ सकता है या तोड़ सकता है। मान लो ये टूटने आया है, जुड़ने भी आ सकता है भाई, ध्यान रखना, जुड़ने भी आ सकता है और टूटने भी आ सकता है, ठीक है। ये उल्टी रिएक्शन कर देना, मैं तो समझा रही हूँ। ये सब्सट्रैक्ट, तो ये है बच्चा E प्लस S, ठीक है। पहले दोनों लगते हैं, अब ये दोनों जुड़ गए, यानी ES हो गए, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। अब क्या होगा यहाँ पर, अब ये ES ने, यानी अब ये सबसे टूटना चाह रहा है, तो अब ये एंजाइम क्या करेगा, इसको तोड़ देगा। तो E ने क्या करा, प्रोडक्ट बना दिया, तोड़ दिया, इसका प्रोडक्ट बन गया। तो EP के साथ जुड़ा हुआ है, यानी प्रोडक्ट बन चुका है और वो जुड़ा हुआ है। अब एंजाइम क्या बोलेगा, भाई तेरा काम हो चुका, अब निकल, अब तू चल चल जल्दी निकल, अब हो गया तेरा काम, अब साइड में हो जा, ठीक है। तो अब क्या बोलेगा, ये मुंह बनाएगा, ये प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट ऐसा मुंह बनाएगा, देखो ये प्रोडक्ट ऐसा मुंह बनाएगा। पहले तो मेरे को ऐसे निकाल रहा है, ऐसे नहीं कर सकता तो मेरे साथ, ठीक है। तो प्रोडक्ट तो अलग और E वापस अपने काम पर लग जाएगा। बच्चा ऐसा होना बहुत जरूरी है। अगर एंजाइम अपना काम करके वापस नहीं निकलेंगे ना, तो बच्चा तो एंजाइम्स की कमी हो जाएगी अपनी बॉडी में। अब खुद सोचो, आप खाना कितनी बार खाते हो, मैं तो बोलूँगी 3 बार, लेकिन तुम लोग बोलोगे हम 10-15 बार तो खा ही लेते हैं। तो बच्चा प्रोटीन कितनी बार खा रहे हो आप, तो प्रोटीन के साथ ही अगर आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंजाइम में चला जाता रहेगा, तो एंजाइम की कमी नहीं जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। इसलिए एंजाइम को वापस उस रिएक्शन में आने के लिए अपने काम करके निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा, तो E प्लस S, पहले सब्सट्रैक्ट जुड़ा, देन जुड़ गए साथ में, अच्छे से जोड़ा, देन इसको प्रोडक्ट में, पहले बना ले से प्रोडक्ट बना ले, तो प्रोडक्ट बन गया। अब बोलेगा प्रोडक्ट बन गया, अब तो निकल यहाँ से, इसको निकाल दिया और खुद अपना काम, अब वापस रिएक्शन होगी, बनना जाएगा। तो था इसका मैकेनिज्म कि किस तरीके से काम करता है। अब बच्चा ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो लॉक एंड की थ्योरी से काम करते हैं। अब आपने सुन रखे होंगे, ठीक है, लॉक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी क्या होता है, देखो बच्चा, मान लो ये लॉक है, ठीक है, अब ये लॉक है और इसके साथ ही पूरी तरह से फिक्स हो गया, ठीक है। अब ये जब तक ये पूरी तरह से की अच्छे से टूट नहीं जाता, तब तक ये हटेगा नहीं इसके साथ। तो ये जो मेथड होता है, इस मेथड को, यानी ये जो मैकेनिज्म, ये जो थ्योरी पे काम करता है, तो ये थ्योरी कौन सी होती है, लॉक एंड की थ्योरी। ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो मोस्टली लॉक एंड की थ्योरी पर काम करते हैं, ये बेस होते हैं। क्लियर, चलो, तो ये अपना मैकेनिज्म वाला कंप्लीट। अब अपन क्या पढ़ेंगे, इसका फैक्टर अफेक्टिंग वाला पढ़ेंगे, ठीक है। अब अच्छा, बुक में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं एंजाइम्स के, उनको पढ़ लेना, सब वही है। मैंने आपको चीज़ बता दी, कार्बनिक अनहाइड्रेस के बारे में दे रखा है, और भी 2-3 एंजाइम के बारे में दे रखा है, ठीक है। चलो, अब अपन क्या पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे अपने क्वेश्चन आता है, देन नोमेनक्लेचर करके ये एंजाइम वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो, चलो अब पढ़ेंगे फैक्टर फैक्टिंग जानते हो सभी, हाँ हम जानते हैं। फैक्टर मतलब ऐसे फैक्टर्स जो एंजाइम की गतिविधि को या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे, या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे। हम बताइए, तो हमको अच्छे से ध्यान है मैम, ये तो हमको अच्छे से पता है मैम, हाँ मुझे पता चले तो तुम इतने होशियार हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, तो अपन क्या करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर, ये थोड़ा अच्छे से समझ लेना बच्चा, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम्स, ठीक है, जिसमें आपके 3 दे रखे हैं, मेन आपके 3 दे रखे हैं। एक तो दे रखा है आपका वो टेम्परेचर, दूसरा पीएच और तीसरा सब्सट्रैक्ट की कंसंट्रेशन। पढ़ लेते हैं फटाफट, इजी है, बहुत बढ़िया है। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर में मैंने अभी आपको बोला दे प्रोटीनेशियस होते हैं, इसका मतलब टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव होंगे, यस मैम होंगे। तो अपनी बॉडी में पीएच मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है एंजाइम्स को काम करने के लिए। इतना बुक में लिख रखा है भाई, बुक में लिख रखा है, एनसीईआरटी की लाइन बता रही हूँ, मैं इससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगी, एनसीईआरटी का बेस याद रखना, ठीक है। तो टेम्परेचर जो दे रखा है आपके एंजाइम के काम करने का ऑप्टिमम, ये है ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब इस पर ये अच्छे से काम करेगा। अब इसका ना कुछ ग्राफ दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिख रखा है ना, तो आपको ऐसा समझ पानी देखो क्या दे रखा है तो दे रखा है बच्चा, तो कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा है ना। अब यहाँ पर है ना बच्चा, यहाँ दे रखा है आपका टेम्परेचर,
है ना, और यहाँ दे रखा है आपकी कुछ ऐसा दे रखा है एंजाइम एक्टिविटी, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। हाँ, अब सुनो बच्चा, मज़ेदार बात सुनो, ऐसा लिख रखा है बुक में, अगर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर में, जैसे मान लो कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम की एक्टिविटी 2x हो जाएगी। 2x का मतलब 2 गुना हो जाएगी। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना बच्चा, देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर से पहले अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाते हो, ऑप्टिमम टेम्परेचर होने तक अगर आप 10 डिग्री बढ़ाते हो टेम्परेचर को, तो एंजाइम की एक्टिविटी, काम करने की क्षमता 2 गुनी बढ़ जाएगी। लेकिन ये तब तक संभव है जब तक वो ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं आ जा। अगर आप 40 डिग्री से ऊपर बढ़ा दिया आपने तापमान, इसकी एक्टिविटी घटने लग जाएगी। ध्यान रखना इस बात को, ये लिख रखा है बुक में, ध्यान रखना। तो जैसे मतलब मानो कि ये है, ये है, ये है, ये एक मैक्सिमम, ये है ऑप्टिमम टेम्परेचर। मतलब अगर आपने इससे ज़्यादा दे दिया तो एंजाइम की एक्टिविटी घटने लग जाएगी, इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। ये है ऑप्टिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर है ये। और इससे ज़्यादा आप एंजाइम को अगर टेम्परेचर दोगे तो वो काम करना बंद करने लग जाएगा धीरे, और एक ऐसा समय आएगा जिसकी एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में होता क्या है। तो बात सुनो बच्चा, अगर आपने 40 डिग्री से ज़्यादा कर दिया, 40 से 60 डिग्री तक से भी ज़्यादा हो गया टेम्परेचर, है ना, तो एंजाइम जो होंगे वो डीनेचर्ड हो जाएंगे, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर डीनेचर्ड हो जाएंगे। यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो एंजाइम्स होंगे वो डीनेचर्ड हो जाएंगे। ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आपने तापमान को 20 डिग्री से भी बहुत कम करते गए और करते गए सॉरी, है ना, 20 डिग्री से भी बहुत कम करते गए, तो यानी टेम्परेचर आपने क्या करा, कम कर दिया ऑप्टिमम से, तो बच्चा जो एंजाइम्स की एक्टिविटी जो होगी ना वो घट जाएगी। अब बच्चा सुनो, ध्यान से एक मज़ेदार बात बताती हूँ, मैं लिख देती हूँ, वो कैसे हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। अब बच्चा देखो, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ। एंजाइम जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली 2 तरीके के होते हैं। एक तो स्ट्रक्चर बना हुआ है और जो उसके साथ फंक्शन करेगा। जब आप हाई टेम्परेचर देने लग जाते हो तो बच्चा वो पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, ना तो वो स्ट्रक्चर का रहेगा ना वो फंक्शनल रहेगा। तो इसलिए हाई टेम्परेचर पे वो स्ट्रक्चरली भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फंक्शनली भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन इनएक्टिवेशन करने पर, यानी अगर आप तापमान को कम करते हो तो तापमान कम करने पर वो स्ट्रक्चरली तो रहता है लेकिन फंक्शनली काम नहीं करता। ध्यान रखना, मतलब वो इनएक्टिव हो जाएगी, यानी स्ट्रक्चरली तो वो रहेगा लेकिन फंक्शनली वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अब बोल मैम ये, हाँ ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चा। क्या बोला मैंने बच्चा, देखो फटाफट देखो कि जो टेम्परेचर होना चाहिए इतना आपके दे रखा है, कितना होना चाहिए इतना आपकी बॉडी में। अरे अपनी बॉडी में भी 37 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान अपनी बॉडी का, तो उसी बॉडी पर तो काम करते हैं। तो मैंने इतनी रेंज मानी कि इतना टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं, ठीक है। जब तो हाई टेम्परेचर पर अपन पूरी तरह से अपनी बॉडी काम नहीं कर सकती, हाई टेम्परेचर पे एंजाइम काम नहीं कर सकते, और लो टेम्परेचर अपनी बॉडी पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन रुक जाती है अपनी बॉडी में क्योंकि एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। स्ट्रक्चर तो रहेगा उनका बट फंक्शन काम नहीं करेंगे लो टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पे दोनों बर्बाद, स्ट्रक्चर भी बर्बाद, फंक्शन भी बर्बाद। क्लियर, समझ में आ गया। दूसरा है पीएच। अब दूसरी बात करते हैं किसकी, पीएच की बात करते हैं। बच्चा देखो पीएच जो होता है वो भी सेम यही ग्राफ है पीएच का भी, बस आपको मैं यहाँ 2-3 बातें लिख देती हूँ, ठीक है। पीएच का भी सेम यही ग्राफ है, ठीक है। देखना बुक में यही ग्राफ दे रखा है और यही काम। बस अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ, 2-3 बात दे रखी है आपके कुछ, वो बता देती हूँ। एंजाइम एक्टिविटी और ये पीएच, ठीक है। और यहाँ लिखूँगी ऑप्टिमम पीएच। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन, पता है ना आपको, क्लियर है, ये तो बाद में बात करेंगे। अब सुनो बच्चा, यानी ये पीएच के प्रति भी सेंसिटिव होते हैं। अब बच्चा देखो अपनी बॉडी में कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं, जैसे पीएच अगर नॉर्मल माने तो 6.8 से 7 समथिंग ऐसा कुछ बोल रखा है कि न्यूट्रल टेम्परेचर तक काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है। क्यों बच्चा, बुक में दे रखा है कि 7 तक इसमें ऐसा दे रखा है, लेकिन बच्चा कहना सही नहीं। क्यों नहीं कहना सही है, अब बात सुनो। ज़्यादा पीएच दोगे तब भी घट जाएंगे, वही पूरा का पूरा है, और कम पीएच दोगे तब भी ऐसा हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अच्छा देखो एक एंजाइम ऐसा है जो काम एक करता है लेकिन अलग अलग पीएच। फॉर एग्जांपल पेप्सिन और ट्रिप्सिन की बात करते हैं। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम होता है और ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम होते हैं, दोनों के दोनों प्रोटीन को ही ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन फ़र्क ऐसा है कि पेप्सिन एंजाइम एसिडिक पीएच पे काम करता है और ट्रिप्सिन एंजाइम बेसिक पीएच पे काम करता है। मतलब हर एक एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक पीएच ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि वो सब न्यूट्रल फॉर्म में काम करे, इसलिए बोलना ज़रूरी, ये आपको कहना बिल्कुल कन्फर्म नहीं है। हर एक एंजाइम अपने अलग अलग पीएच पे काम करता है,
लेकिन अगर उसी पर्टिकुलर पीएच से आपने बढ़ा दिया, घटा दिया, तो वो पर्टिकुलर एंजाइम काम करना छोड़ देगा। मतलब ये कहना चाह रही हूँ। मैंने टेम्परेचर वाली जो बात बताई थी वो तो सभी एंजाइम के लिए थी, लेकिन पीएच वाली जो मैं बता रही हूँ वो एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए बता रही हूँ। ध्यान रखना इस बात को। अगर मैं पीएच, अगर मैं एग्जांपल जैसे पेप्सिन है, पेप्सिन एसिडिक पीएच पे काम करता है, पता है सभी को, स्टमक में एसिडिक होता है, ठीक है। अगर आपने बेसिक कर दिया, पीएच डिजेनरेट हो जाएगा, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता काम, नष्ट हो जाएगा पूरी तरह से। अगर ट्रिप्सिन को एसिडिक पीएच दे दिया तो वो काम नहीं करेगा। मतलब समझ रहे हो ना बात को, मतलब भावना को समझो बस। तो ये आपको तो स्पेसिफिक बात मैं बोल रहा हूँ, सेम यही होगा। ऑप्टिमम तक काम कर सकता है वो, ठीक है, उसकी जितनी लिमिट उतनी काम करेगा, उसके बाद वो डाउन हो जाएगा। उसका हर एक एंजाइम का पीएच जितना कम या ज़्यादा होगा उसके से वो डाउन होती जाएगी उसकी एक्टिविटी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये था पीएच वाले में। ध्यान रखना ये सिर्फ मैंने हर एक के लिए बताया, सभी के लिए न्यूट्रल नहीं होता है, ध्यान रखना। सभी के लिए पीएच अलग अलग होता है, किसी का 1.2 होता है, किसी का 1.6 तक हो सकता है, किसी का 8.6 तक हो सकता है, किसी को 7 तक हो सकता है। मतलब कहने को अगर इसे ज़्यादा कम दोगे तो उसकी एंजाइम की एक्टिविटी घटे और बढ़ जाएगी, ठीक है। अब सबसे मेन बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट। सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये तो दोनों आ गया आपको समझ में। चलो मैम ईजी था, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन बात करते हैं थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग, कौन सा दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट। बच्चा व्हाट इज द मीनिंग, क्या मतलब रुको बच्चा मैं पानी पी लेती हूँ। देखो समझना, ये आपको कुछ ऐसा ग्राफ दे, पहले ग्राफ बना देती हूँ फिर उसके बाद आपको समझाऊंगी। कुछ ऐसा बनाओ मैम, आप डायग्राम भी सही नहीं बना सकते, ऐसे बोल रहे होंगे तो मन ही मन में, है ना। क्या करें बच्चा, आदत हो जाती है, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ जाओ। यहाँ पर कुछ दे रखा है, आप यहाँ क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है ना। और यहाँ क्या दे रखा है आपके, सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन, सब्सट्रेट कंसंट्रेशन कुछ ऐसा दे रखा है, यानी एस दे रखा है आपको, और यह वेलोसिटी दे रखी है, कितना बढ़ाओगे कितना घटाओगे, ठीक है। हाँ और क्या दे रखा है, हाँ बस और कुछ दे रखा है यहाँ पर, ये वी मैक्स, ये वी मैक्स, ऐसा कुछ दे रखा है ना। ठीक है, कुछ ऐसा दे रखा है आपको। हाँ तो ये दे रखा है आपको KM, ठीक है। ये ऐसे कुछ दे रखा है, हाँ ये दे रखा है आपको V max बाय 2, और ये दे रखा है V max यानी मैक्सिमम। मैंने यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख दिया बच्चा ना, समझ जाना, ठीक है। हाँ कुछ ये दे रखा है आपके, हाँ कुछ ऐसे दे रखा है। अब पहले इस ग्राफ को यहाँ छोड़ो और पहले जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ उसको समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब सुनो बच्चा, मान लो एक एंजाइम है जिसके पास एक एंजाइम है, ठीक है, और सब्सट्रैक्ट है। सुन ना, प्रोडक्ट को छोड़ो, प्रोडक्ट को बनने दो, यहाँ प्रोडक्ट को बढ़ने दो, बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा तो ठीक है। एंजाइम के पास 100 एक्टिव साइट है, 100 एक्टिव साइट है, ठीक है मैम कोई दिक्कत नहीं है। आपने सब्सट्रैक्ट लिए 30, एंजाइम के पास कितनी एक्टिव साइट है, 100 एक्टिव साइट है। आपने एंजाइम सब्सट्रैक्ट कितने लिए 30, प्रोडक्ट कितने बनेंगे 30 ही बनेंगे। चलो बढ़िया, बना लिया। अब आपने एक्टिव साइट तो 100 ही थी, लेकिन अब आपने 50 ले लिए, प्रोडक्ट बनेगा 50। अब 100 एक्टिव साइट थी, अब 70 ले लिए तो कितने बनेंगे 70। अब 100 एक्टिव साइट थी, अब आपने 110 ले लिए सब्सट्रैक्ट। कितने ले लिए 110, प्रोडक्ट कितना बनेगा 100 ही बनेगा। क्या पता चला, इससे पता क्या चला, देखो बच्चा एक्टिव साइट जितनी होगी सब्सट्रैक्ट भी तो उससे ही जुड़ेगा। तो 30 सब्सट्रैक्ट 30 एक्टिव साइट से तो जुड़ेंगे, 70 तो खाली रख गए, 70 तो खाली छूट गए, उनको साइड में छोड़ो। तो प्रोडक्ट भी कितने बनेगा 30, 50 के साथ जुड़ेंगे, 50 70 वाले 70 के साथ जुड़ेंगे। लेकिन अब एक्टिव साइट तो 100 ही है और आपने 110 सब्सट्रैक्ट जुड़ा दिया, तो 100 सब्सट्रैक्ट 100 एक्टिव साइट से जुड़ जाएंगे, बट 10 एक्स्ट्रा बच जाएंगे। कौन बचेंगे एक्स्ट्रा, सब्सट्रैक्ट। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा 100 ही बनेगा। अब अगर आपने और ज़्यादा बढ़ाता गया कांस्टेंट हो जाएगा। अब इस ग्राफ को देखो, क्या पता चला,
आपने एक्टिव साइड जितनी थी, आपने सब्सट्रैक्ट बढ़ाते गए यानी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। देखो इंक्रीज हुई वेलोसिटी, मतलब उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती गई, काम करने की बढ़ती गई। यहाँ पर आधा, यानी इसका मैक्सिमम कर दोगे तो उसका आधा समझ गया ना, मैक्सिमम हो जाएगी। अब इसको बढ़ाते गए। अब एक ऐसा आ गया जहाँ पर सब्सट्रैक्ट और एक्टिव साइड पूरी तरह से फिल हो गई। ये एक ऐसा टाइम है, ये एक ऐसा टाइम आ गया, यानी एक ऐसा समय आ गया, मतलब एक ऐसा वो हो गई रिएक्शन की, एक ऐसा क्या बोलते हैं उसको, साइड आ गई जहाँ पर मतलब एक्टिव साइड पूरी तरह से फिल हो चुकी है। अब तुम सब्सट्रैक्ट को कितना ही बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उसकी काम करने की क्षमता कांस्टेंट हो जाएगी। हो गई कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये तो मैं बोल रही हूँ, अब तुम कितना ही सब्सट्रैक्ट बढ़ाओ, यानी कब तक बढ़ाओगे, जब तक उसकी एक्टिव साइड पूरी तरह से फिल नहीं हो जाती। अगर उसकी एक्टिव साइड पूरी तरह से फिल होगी तो सब्सट्रैक्ट बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अब ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बढ़ता ही जाएगा भाई, एक्टिव साइड भी तो देखो उसकी कितनी क्लियर। अब एक काम करते, अब आपको मैं एडिशनल, ये तो था आपके जो आपकी बुक में दे रखा है, अब मैं आपको मज़ेदार बात बताती हूँ। बच्चा देखो यहाँ पर एक बात बताओ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ KM? KM क्या होता है बच्चा? KM होता है सब्सट्रैक्ट की एंजाइम के साथ जुड़ने की एफिनिटी, सब्सट्रैक्ट की एंजाइम के साथ जुड़ने की एफिनिटी। अब मुझे एक बात बताओ, अब ध्यान से सुनो बच्चा, थोड़ा अच्छे से समझना। KM क्या होता है, मैं कहाँ लिखूँ, मैं अब इसको मिटाना पड़ेगा। अब इसको इस समय आ गया है कि हम इसको मिटाएं, इसको पूरा मिटा देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं पहले लिख देती हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ KM। KM क्या होता है, सब्सट्रैक्ट की एंजाइम के साथ जुड़ने की एफिनिटी, यानी क्षमता। ठीक है, अभी समझाऊंगी और समझाऊंगी, सुनते जाओ बस, है ना। ये अपने KM होती है। ठीक है, मुझे एक बात बोलो, यहाँ पर इस जगह पर और इस जगह पर 1, 2 और 3, ठीक है, बना लेते हैं। इन तीनों में से ये S1, ये S2 और ये S3, ज़रा मुझे बताओ कि इन तीनों में से सब्सट्रैक्ट कहाँ बढ़ रहे हैं? S वाले पे सब्सट्रैक्ट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। S1 पे कम था, S2 पे ज़्यादा सब्सट्रैक्ट थे, S3 पे कम ज़्यादा सब्सट्रैक्ट, S1 पे कम, फिर उससे थोड़े ज़्यादा, फिर उससे थोड़े ज़्यादा, तो सब्सट्रैक्ट बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो सब्सट्रैक्ट आप इंक्रीज कर रहे हो तो एफिनिटी कम होती जा रही है एंजाइम के साथ। कैसे बच्चा? देखो यहाँ पर एक ऐसा समय आया जहाँ पर एक्टिव साइड तो कम हो गई, तो एक्स्ट्रा सब्सट्रैक्ट तो खाली बैठ गए ना, अब उनकी एफिनिटी कम हो गई एंजाइम के साथ जुड़ने, क्योंकि एक्टिव साइड तो थी नहीं। तो इससे हमको क्या पता चला कि KM जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन एफिनिटी के। एफिनिटी क्या होता है? मतलब जुड़ने की क्षमता, कि कितना वो जुड़ने चाहता है। अब ऐसे समझो कि तुमको बहुत तेज़ भूख लग रही, तुमने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, तुम खाना देखते टूट पड़ोगे। ठीक है, अब तुम खाना खा लिया तुमने अच्छे से, तुम्हारी एफिनिटी खाने के साथ बहुत अच्छी थी, तुमने फटाफट खाना खा लिया, फिर तुमको 2 घंटे बाद वापस वही खाना मिला, तो अब बोलोगे हमारा तो पेट भरा हुआ है, फिर भी थोड़ी सी भूख लग रही, खा ले। अब तुम्हारी एफिनिटी पहले के मुकाबले थोड़ी कम हो जाएगी, फिर तुमको और खाना मिल गया, अब तुम्हारा तो पेट फुल हो गया, अब बोलेंगे अब नहीं खा सकते, हम पेट फुल है, अब तुम्हारी एफिनिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी। मतलब समझे, बस वही है, एक्टिव साइड बढ़ती गई, एफिनिटी कम होती गई। तो जितना एफिनिटी, जितना KM, देखो KM तो बढ़ रहा है, ठीक है, और एफिनिटी जो होगी वो कम होगी। तो ये आपके एम से पूछा गया था कि एफिनिटी अगर बढ़ती, अगर सब्सट्रैक्ट की लेवल बढ़ता है, सबसे एफिनिटी जुड़ती है, तो एफिनिटी कम होती है, ध्यान रखना। ठीक है, कि जितना ज़्यादा आप सब्सट्रैक्ट को बढ़ाते जाओगे, एक्टिव साइड तो उतनी है, कांस्टेंट ही है भाई, तुम सब्सट्रैक्ट को बढ़ाते जाओगे तो एफिनिटी कम होती जाएगी, ये बात ध्यान रखना। तो ये आपके क्वेश्चन एम्स और जिप्मर में आ रखा था, जो आपसे ऐसे पूछ रखा था। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, समझ में आ गया? तो याद रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एफिनिटी और KM। KM क्या होता है? जुड़ने की एफिनिटी, मतलब सब्सट्रैक्ट की एंजाइम से जुड़ने की एफिनिटी। तो बच्चा एक्टिव साइड तो कांस्टेंट है एंजाइम की, अब तुम सब्सट्रैक्ट बढ़ाए जा रहे हो, तो एफिनिटी तो ऑब्वियसली कम ही होगी ना, तो इतना वो जुड़ नहीं पाएगा जितना वो पहले जुड़ सकता था। ठीक है, तो एफिनिटी कम हो जाएगी अगर KM ज़्यादा होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? तो ये था आपका कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रैक्ट। बच्चा जो मैंने पहले समझाया था वो आपके NCERT बेस्ड था, ये वाला आपका थोड़ा एडिशनल है, बच्चा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर? चलो बढ़िया। अब आपके एक छोटा सा टॉपिक को दे रखा है, शायद इसी में दे रखा है, वो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो हटा दो इसको मैं। चलो बढ़िया, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। अच्छा समझ में आ, देखो बच्चा, अगर
कोई चीज़ बार बार समझने पर भी समझ में नहीं आ रही है तो उसका एक ही इलाज होता है, रटना होता है। बच्चे बायो हमेशा मैं बोलती हूँ समझने की होती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो रटने की भी होती है, तो रट लिया अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कुछ जा नहीं रहा आपका, ठीक है। हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रैक्ट में आपके दो तरीके के, है ना, एंजाइम एक्टिविटी आती है। आपके एनसीईआरटी में क्या दे रखा है बच्चा, सब्सट्रैक्ट की कंसंट्रेशन में दे रखा है, तो मैं आपको थर्ड वाले में लिख रही हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रैक्ट के अंदर ही, सब्सट्रैक्ट में ही, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रैक्ट के अंदर ही, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रैक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर ही आपको दो तरीके के वो दे रखे हैं कि दो तरीके के सब्सट्रैक्ट दे रखे हैं। एक तो इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, है ना बच्चा, एक होता है बच्चा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, तो यहाँ पर इनहिबिटर भी डाल लेना, इनहिबिटर्स, ठीक है, यही पढ़ रहे हैं एक तरीके से अपन, बट ये आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रैक्ट के अंदर ही दे रखा है, इसे समझा रही हूँ, इनहिबिटर्स। और दूसरा है बच्चा, अब आपकी बुक में सिर्फ ये वाला दे रखा है, दूसरा वाला बताना जरूरी है इसलिए बता रही हूँ, है ना, नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है, इनहिबिटर, समझ में आ गया, ठीक है। चलो दूसरा वो ले लेते हैं, हाँ चलो बढ़िया। अब कॉम्पिटिटिव क्या होता है बच्चा, अब देखो मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ। मान लो ये एक एंजाइम है, ठीक है, और इसके पास ये एक सब्सट्रैक्ट है जो जुड़ना चाहता है, हाँ ये बहुत अच्छा है, ये जुड़ना चाहता है, और एक है इनहिबिटर। अब कॉम्पिटिटर का क्या मतलब है, अच्छा पहले इनहिबिटर तो पता है ना आपको, मतलब इनहिबिटर एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो किसी रिएक्शंस को या तो बंद करेंगे या उसको टोटली रोक देंगे, ऐसे, और ऐसा होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो रिएक्शन चलती ही जाती है, तो रिएक्शन को बंद करने के लिए इनहिबिटर होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। एक अपने नुकसान नहीं तो बहुत अच्छे होते हैं। खैर देखो आप सुनो, तो दो तरह के इनहिबिटर होते हैं, एक तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और एक इनकॉम्पिटिटिव। अब इसकी बात करेंगे, पहले इसकी सुनो। मान लो अपने पास ये एंजाइम है, अब आप एंजाइम को देखो तो एंजाइम के पास अपने पास जो ये होता है, तो अपने पास दो तरह के कॉम्प्लेक्स है, एक तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट वाला और इनहिबिटर। क्या ये दोनों सेम, क्या यहाँ पर ये दोनों आकार दोनों का सेम है, बिल्कुल सेम शेप है दोनों का। तो दोनों की एफिनिटी का मतलब क्या होता है, जुड़ने की जो क्षमता है इसके साथ क्या है, पूरी तरह है। अगर यहाँ इनहिबिटर नहीं होता तो सब्सट्रैक्ट की जुड़ने की क्षमता जो होती है वो 100% होती, अगर ये नहीं होता तो, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर अब ये भी आ गया, बोलेगा तू साथ में तो मैं भी साथ में, तो अब सब्सट्रैक्ट की एफिनिटी 50% हो गई और 50% इसकी हो गई। अब मैंने 50% ही क्यों दिया, क्योंकि इन दोनों का शेप जो है, दोनों का शेप सेम है, ये भी जुड़ सकता है और ये भी जुड़ सकता है। तो इसकी पहले 100% थी अगर जब इनहिबिटर नहीं था, लेकिन अब कितनी हो गई, 50-50% हो गई। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है सेम शक्ल वाले जो कंपटीशन टक्कर दे सकते हैं, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव में इसका उल्टा कर देना, बिल्कुल वो अलग अलग शेप एंड साइज का होगा और ये वाला बिल्कुल शेप होगा। तो इसका मतलब जब इनहिबिटर कॉम्पिटिटिव वाला होगा तो सब्सट्रैक्ट की जो एफिनिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। क्या यही हुआ, बताओ, यही चीज हुई, बिल्कुल यही हुआ। यही आपसे क्वेश्चन आता है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में सब्सट्रैक्ट की एफिनिटी घटती है या बढ़ती है, तो क्या होती है, घट जाती है। और अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, Km इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एफिनिटी व्हाट सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट की एफिनिटी घट गई तो सब्सट्रैक्ट की Km बढ़ जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात अपन ने देखी, ये वाला एक्स्ट्रा है, याद हो जाए तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं, बट ये वाला आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है तो ये तो आप याद ही रखना। क्लियर हुआ, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसका एग्जांपल मैं दोनों का साथ में बताऊंगी। अब पहले नॉन कॉम्पिटिटिव बात कर लेते हैं। मान लो ये अपने पास एंजाइम है, मान लीजिए ये आपके पास सब्सट्रैक्ट है और ये अपने पास ये है इनहिबिटर। अब बोलेंगे मैम ये वही वाली बात हो गई सारी की सारी, देखो ध्यान से देखो इसको, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, हाँ ये रहा। तो ये तो है सब्सट्रैक्ट, ये है इनहिबिटर, यही है बच्चा। देखो मैं फिर बोल रही हूँ ये एडिशनल है, याद रखो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है ना, ये एडिशनल है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आप ये वाला जरूर याद रखना, ठीक है। हाँ अब सुनो, अब यहाँ एंजाइम में ध्यान से सुनना, ये नॉन कॉम्पिटिटिव। अब ऑब्वियसली बात है, नॉन मतलब इसका शेप कैसा है, इसका शेप कैसा है, तो ऑब्वियसली बोलोगे मैम अब तो सब्सट्रैक्ट ही आके जुड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मतलब 100% एफिनिटी है इसकी यहाँ जुड़ने की, यानी ये कांस्टेंट रह जाए, इसकी एफिनिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में जो सब्सट्रैक्ट की जो एफिनिटी होती है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये आपको याद रखनी है 2 पॉइंट। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में तो हाफ हो जाएगी और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में कांस्टेंट रहेगी, वो देख लो बिल्कुल। अब क्वेश्चन आता है तो फिर मैम इसको इनहिबिटर क्यों बोला,
जब ये रोक रहा है तो कोई ना कोई तो मदद करेगा, बिल्कुल करेगा। तो बच्चा ये एक्टिव साइड पे तो भले ही यहाँ एस जुड़ेगा और ये नॉन एक्टिव साइड पे यहाँ आके जुड़ जाएगा कहीं पर, मतलब कुल मिला के इसको रिएक्शन को रोकना है। अब रिएक्शन को कैसे रोके, भले एक्टिव साइड पे जाके ना जुड़े लेकिन अंदर तो जा सकता है, जिसको रेगुलेटरी साइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी साइड्स। तो ये यहाँ जाके अटैच हो जाएगा और रिएक्शन को या तो रोक देगा या पूरी तरह से बंद कर देगा। अब आप बोले मैं इसके एग्जाम्पल दोनों के बताऊंगी, दोनों के एग्जाम्पल बताती हूँ साथ में। पहले ये आपको क्लियर हुआ तो मैं एक बार वापस बता देती हूँ, आपको ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने? बच्चा देखो, सब्सट्रैक्ट की प्रेजेंस की बिहाफ पर है ना इनिबिटर इनके कैसे इफेक्ट करते हैं, है ना। तो देखो बच्चा, इनिबिटर क्या होते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो रिएक्शन को है ना या तो रोक देंगे या स्लो कर देते हैं। और इनिबिटर मतलब रोकना, समझ गए ना। अब ये इनिबिटर दो तरीके के हो सकते हैं, तो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर या नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऐसे होते हैं जो इनका शेप बिल्कुल सब्सट्रैक्ट के सेम डिट्टो होते हैं, बिल्कुल क्लोन होते हैं। अब एंजाइम के पास साइड देखो, अब पहले अगर इनिबिटर नहीं होता तो सब्सट्रैक्ट के जुड़ने के बिल्कुल चांसेस कितने थे? 100% थे। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल सेम आ गया। अब बोलेगा कि तू कहाँ जा रहा है, मैं भी हूँ साथ में तेरे। तो अब ये जुड़ने के इनके आधी हो गई, यानी कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में सब्सट्रैक्ट के जुड़ने की चांसेस हाफ हो जाते हैं, यानी इसकी एफिनिटी पहले के मुकाबले हाफ हो गई। और यही आता है क्वेश्चन कि कॉम्पिटिटिव इनिबिटर सब्सट्रैक्ट की एफिनिटी को बढ़ा देता है, घटा देता है? घटा देता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एग्जाम्पल बताऊंगी, अभी रुक जाओ। और नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर क्या होता है बच्चा? एंजाइम वही होता है, सब्सट्रैक्ट का शेप वैसा ही होगा, लेकिन जो इनिबिटर होगा उसका शेप अलग होता है। तो बच्चा अब शेप इसका अलग है, तो क्या ये जुड़ सकता है? नहीं। ये बोलेगा चल तू जा यहाँ से, मैं ही जुड़ूंगा यहाँ। ऑब्वियसली बात है इसकी एफिनिटी ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है इसकी एफिनिटी ज़्यादा है, दिख ही रहा है अपन को साफ ही। इसकी एफिनिटी ज़्यादा है, इसकी एफिनिटी कम है, तो यही नहीं। तो यहाँ पर एफिनिटी कांस्टेंट रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है। ठीक है। अब फिर आता है कि मैम इसको इनिबिटर क्यों बोला? क्योंकि ये तो रोकना भी तो चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। तो बच्चा ये एंजाइम के अंदर जाके कहीं अटैच हो जाएगा और उस रिएक्शन को रोक देगा। अब कैसे जाता है ये अपन को ध्यान रखना, बट हाँ ये तो ये रेगुलेटरी साइड में जाके अटैच हो जाता है और रिएक्शन को तहस नहस कर देता है। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का, जो आपकी बुक में दे रखा है बच्चा, दे रखा है आपके मेलोनेट। एक ऐसा इनिबिटर है जो सुसिनेट एंजाइम के साथ जुड़कर रिएक्शन को रोक देता है। ठीक है, बुक में देख लेना। और नॉन कॉम्पिटिटिव का जो आपको बुक में नहीं दे रखा मैं बता देती हूँ, मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे हाँ साइनाइड पॉइजनेट, बच्चा ये एक ऐसा कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है जो साइटोक्रोम एंजाइम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेटिव एंजाइम के साथ जुड़कर रिएक्शन को तहस नहस कर देता है, जिससे डेथ हो जाती है अपनी, डेथ हो जाती है। साइटोक्रोम कहाँ पढ़ते हैं अपन? ETS में पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो वहाँ पर अपनी एनर्जी, इसलिए अपन धीरे धीरे लुढ़कते पूरे लुढ़क जाते हैं। ठीक है, तो साइटोक्रोम के अंदर साइटोक्रोम एंजाइम था, तो सबसेट था। अब इन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर साइनाइड पॉइजनेट एक ऐसा इनिबिटर होता है जो साइनाइड, जब तो साइनाइड खाते हैं बोलते हैं ना जीभ पर रख देते हैं अपन, डेथ वगैरह हो जाती है, अगर ज़्यादा हो जाता है, ओवरडोज हो जाता है, तो वो ऐसा होता है। ठीक है, और इसका आपको दे रखा है मेलोनेट सुसिनेट वाले दे रखा है, वो आप इसको देख लेना। क्लियर? मैं आपको फिर बोल रही हूँ, पर देख लेना, बुक में दे रखा है। बुक में सिर्फ ये वाला दे रखा है, ये वाला नहीं दे रखा, बट मैं आपको दोनों बता दिए, पूछा गया था इसलिए। समझ में आ गया? तो ये आपका फैक्टर अफेक्टिंग में कंसंट्रेशन वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपना लास्ट है नॉमेनक्लेचर वाला, फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो अपने लेक्चर फिर कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगी, मैंने आपको पहले बोला था मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगी। रोना मत, मैम क्वेश्चन क्यों दे दिए? क्वेश्चन देना बहुत जरूरी है। अब तुम लाइव तो वैसे ही नहीं आ रहे हो, तो सोचा 2-3 क्वेश्चन दे दे, तुम कुछ तो देखो, कुछ तो न्याल करो तुम। चलो बढ़िया है ना। अब अपन पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, लास्ट टॉपिक है अपना नॉमेनक्लेचर, बस फिर अपना ये कंप्लीट, फिर हमने चैप्टर फिनिश। फिर बोल मैम खुशी हो गई, आज तो बहुत ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज तो। ठीक है, लास्ट टॉपिक के बच्चे कौन सा? नॉमेनक्लेचर। अब देखो नॉमेनक्लेचर में ज़्यादा मैं कुछ बताऊंगी नहीं, बस इतना देख लो बच्चे। नॉमेनक्लेचर अलग होता है, नॉमेनक्लेचर मतलब किस तरीके से नामकरण देते हैं। तो पहला था सब्सट्रैक्ट के बिहाफ पर। अब सब्सट्रैक्ट में जैसे था सुक्रोज, तो सब्सट्रैक्ट था सुक्रोज, तो पीछे ओ ऐसे लगा था, तो अब सुक्रोज को तोड़ने वाला सुक्रेज, पीछे ए ऐसे लगा दो। सब्सट्रैक्ट के नाम के बिहाफ पर एंजाइम का नाम दे दो, तो एज लगा दो तो सुक्रेज एंजाइम हो जाएगा। जैसे माल्टोज का माल्टेज, लैक्टोज का लैक्टेज, गैलेक्टोज का गैलेक्टेज, मतलब ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, ये तो था नॉमेनक्लेचर पहला कि सब्सट्रैक्ट के बिहाफ पर। दूसरा होता है इनके फंक्शन के बिहाफ पर, कि फंक्शन कैसे करते हैं, मतलब ये कैसी रिएक्शन के बिहाफ पर रिएक्शन कैसी हो रही है। अगर रिएक्शन मतलब रिएक्शन ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज हो रही है, तो मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, मतलब रिएक्शन कैसे काम कर, रिएक्शन हो किस रही है, रिएक्शन के बिहाफ पर नाम दे दो। ठीक है, और तीसरा जो नॉमेनक्लेचर है जो आपकी बुक में दे रखा है, बाकी के दो नहीं थे, मैंने आपको ऊपर से बता दी। तीसरा जो दे रखा है बच्चा वो दे रखा है आपके, है ना, कि जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में चला, जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में था। ठीक है ना, वो थे आपके, है ना, कि एंजाइम जो काम करते हैं वो किस किस बिहाफ पर काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो जिसमें आपके एंजाइम कोड दिए थे, ठीक है, नॉमेनक्लेचर में आपके
कुछ एंजाइम कोड थे जो मतलब बड़ी बड़ी कैटेगरी में एक ब्रांच थी आपके IUB ने पता है ऐसा कुछ था, ध्यान नहीं है एक्चुअली में, है ना, ध्यान नहीं रखना, आपको पूछा नहीं जाता। तो एक ब्रांच है जिन्होंने ना एंजाइम को बड़ी बड़ी कैटेगरीज में ग्रुप में बांट दिए और सारे एंजाइम्स को इसमें लाके पटक दिया कि भाई ये ऐसा काम करेगा तो ये इसमें, ये ऐसा काम करेगा तो इसमें। तो एंजाइम कोड को कितने कितने कोड बनाए, 6 कोड बनाए, टोटल कितने बनाए, 6 कोड बनाए, ठीक है। EC1, EC2, EC3, ये आपको लाइन वाइज याद रखना है। तो चलो स्टार्ट करें। EC1, EC2, EC3 यहाँ लिख दो, फिर बाकी EC4, EC5 एंड EC6, ठीक है। ये अपने पास 6 एंजाइम कोड थे, ठीक है। तो पहला कौन सा होता है बच्चा, अब कैसे याद रखोगे, देखो OTH LIL, मैंने तो ऐसे याद रखा लाइन वाइज, है ना। O मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है, रिडक्टेज। तीसरा ट्रांसफरेज, ठीक है। H मतलब हाइड्रोलेज। L for लाइएज। I for आइसोमरेज, मर गया ये और L for लास्ट है लाइगेज, ठीक है। ये 3 एंजाइम है। तो कैसे याद रखोगे, OTH LIL, OTH LIL, OTH LIL, ऐसे याद रख लेना, याद हो जाएगा। कुछ तो काम करो तुम, ठीक है। अब बता दो इसके बारे में बच्चा। देखो ये कैसे काम करता है, इसको हटा रही हूँ बच्चा मैं ना, ठीक है। ऑक्सीडेटिव कैसे काम करता है, मतलब ये ऐसा एंजाइम है, मान लो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए अपने आप। अगर एक ऑक्सीडेशन करवाते हो, मतलब ऐसा एंजाइम जो सब्सट्रेक्ट में ऑक्सीजन को जोड़ भी दे, मतलब डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन जोड़े, कुल मिला के ऑक्सीडेटिव रिएक्शन दोनों का। तो मान लो जैसे ये सब्सट्रेक्ट था, इसके साथ O जुड़ा हुआ था, O मतलब ऑक्सीजन, ये सब्सट्रेक्ट दूसरा था, इसके साथ H जुड़ा हुआ था। अब क्या करेगा ये एंजाइम क्या करेगा, इन दोनों की पोजीशन चेंज करेगा। तो S के साथ तो H जुड़ जाएगा और S डैश के साथ O जुड़ जाएगा। तो बताओ यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, यहाँ पर इसका तो हो गया रिडक्शन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। मतलब समझ गए ना बात को, रिडक्शन ऑक्सीडेशन में क्लियर हो गया। तो मतलब इस तरीके की रिएक्शन करवाता है जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों प्रोसीड हो, ठीक है। दूसरा ट्रांसफर है। ट्रांसफर बच्चा कुछ नहीं है, फंक्शनल ग्रुप को, है ना, एक को वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देखी क्या आपने, जैसे S के साथ यहाँ पर A जुड़ा है और ये S है, ठीक है ना। तो ये S के साथ A जुड़ जाएगा और ये S डैश हो जाएगा, दिख गया आपको। मतलब ऐसे रिएक्शन जो डिस्प्लेस करवा दे, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोई डिस्प्लेसमेंट ग्रुप है उसको एक साथ जोड़ दे। हाइड्रोलेज क्या होते हैं बच्चा, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, EC3 वाला। हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं बच्चा, अपने जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जितने भी अपने डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो अपने हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊं बच्चा, हाइड्रोलेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है बच्चा, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, किसी भी सब्सट्रेक्ट को पानी के साथ तोड़कर X डैश यानी कुछ और बनाएगा। यानी अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, वैसे मैं डाइजेशन बताऊँगा फिर भी। अच्छा देखो, अपनी बॉडी में अपन पानी क्यों पीते हैं, क्या रीज़न है कि अपन पानी पीते हैं, अपन खाना खाने के बाद अपन को पानी क्यों ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा अपनी बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनको काम करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो अगर पानी की मदद से अगर कोई सब्सट्रेक्ट टूट के किसी प्रोडक्ट में बनता है तो आपके वो हाइड्रोलेज एंजाइम कहलाते हैं, ध्यान रखना। और जितने भी अपनी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं सारे के सारे हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं। समझ में आया, हाँ मैम समझ में आ गया। अब बात करते हैं लाइएज। लाइएज में बच्चा उल्टा कर दो, बिना पानी की तोड़ रहा है, यानी आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे देगा C, ये X, ये Y। तो ये क्या करेगा, ये बिना पानी के C में डबल बॉन्ड बना देगा और X और Y को अलग अलग कर देगा, बिना पानी के किसी बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है। आइसोमेरेज सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आइसोमेरेज, ठीक है। आइसोमेरेज आपकी बुक में बच्चा ग्लाइकोलाइसिस आपने पढ़ी होगी। ग्लाइकोलाइसिस में आप पढ़ते हो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फ्रक्टोज, ग्लूकोज 6 फ्रक्टोज से फिर आप पढ़ते हो ग्लूकोज 6 अरे फोस्फेट से फिर पढ़ते हो फ्रक्टोज 6 फोस्फेट, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। तो बच्चा आपको पता है कि मैंने आपको देखिए ध्यान होगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर कार्बन नंबर 6 दोनों में बिल्कुल सेम होता है। तो मैंने बस एक डिफरेंस बताया था, क्या बताया था कि ग्लूकोज जो होता है उसके अंदर क्या होता है बच्चा, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होता है और उसमें कीटोनिक ग्रुप होता है, बाकी वो होते हैं बिल्कुल सेम है, उनका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है बिल्कुल सेम होता है, ध्यान रखना।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, बट स्ट्रक्चरली थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आइसोमेरेस क्या करता है, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में चेंज करता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फ्रक्टोज में चेंज करना, ठीक है। और इसमें आपके एग्जाम में सिट्रिक एसिड सिंथेटेज, जैसे सिट्रिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम, ये भी आपके कुछ ऐसा ही दे रखा है, और हेक्सोजिनेज दे रखा है बच्चा, ये सारे, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है। चलिए, लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम कुछ नहीं बच्चा, नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस को तोड़ने का काम करता है, नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस को तोड़ने का काम करता है। ये सारे जोड़ रहे थे, ये तोड़ता है। जैसे लाइगेज सॉरी जोड़ने का काम करते हैं। जैसे देखो, कोई भी अगर एस होगा वो एस डैश के साथ है, तो ये अब क्या करेगा, एस और एस डैश को जोड़ देगा, मतलब दो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को साथ में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये था अपना नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो इसी के साथ अपना एंजाइम वाला और ये जो अपना चैप्टर है बायोमोलिक्यूल का समाप्त होता है, समाप्ति होती है। अच्छा, ये एडिशनल है, इनके एग्जाम वगैरह याद हो तो ठीक है, मैंने कोई दिक्कत नहीं, बट जो दो मैंने आपको बताया वो वाले तो थोड़े याद ही रख लेना, पूछा जाता है इसलिए, ठीक है। चलो, बुक में जो दे रखे हैं वो ध्यान रख लेना, बुक में आपके दे रखे हैं, एक बार उसको पढ़ लेना। मैंने आपको फिर बोला अगर इस लेक्चर पढ़ो तो एक बार प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़ लेना, क्लियर। तो इसी के साथ अपन इस लेक्चर को एंड करते हैं और अपना ये बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर कंप्लीट। अब मैंने आपको क्या बोला था कि मैं आपको क्या दूँगी, 2 क्वेश्चन दूँगी, ठीक है। चलो, अब एक काम करते हैं, 2 क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं। कोशिश तो करना ढूंढने की, भले मत बताना मुझे, लेकिन कोशिश तो कर लेना कि मैम हाँ हमने चीज़ ढूंढी। हाँ, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि पहला क्वेश्चन नंबर क्विज मान लो या फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। केराटिन जो प्रोटीन होता है वो इसका स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर होता है? ऑप्शंस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर क्वाटरनरी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। केराटिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन कैसा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। लेसिथिन प्रोटीन, लेसिथिन जो होता है, ठीक है, लेसिथिन जो होता है एक तरीके का कौन सा मॉलिक्यूल होता है? फैट, लिपिड्स, कार्ब या प्रोटीन। और इसके साथ आपको ये भी बताना है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है, आपकी बुक में दे रखे हैं, ठीक है। मुझे मत बोलना कि मैम ऐसा, ठीक है। अच्छा, एक और दे देती हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए एक और दे देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 दे दूँ। कोलेस्ट्रॉल कौन से लिपिड्स कहलाते हैं? सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेट लिपिड्स या फिर डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेट लिपिड्स या डिराइव्ड लिपिड्स, सब बुक में दे रखा है, बस आपको बत के मुझे दिमाग लगा के बताना है। चलो, ये 3 क्वेश्चन। तो पहला, केराटिन प्रोटीन कैसा होता है, प्राइमरी, टर्शरी या क्वाटरनरी है। लेसिथिन जो होता है वो क्या होता है, फैट मॉलिक्यूल, कार्ब, प्रोटीन, लिपिड होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दो बताने। और आपको थर्ड है कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपको बताना है कि वो सिंपल लिपिड्स होते हैं, कॉन्जुगेट लिपिड्स होते हैं या फिर डिराइव्ड लिपिड्स का एग्जांपल है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, बोला था वो एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस कैसे होती है, एक्सोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है। ये 4 क्वेश्चन होगा, ठीक है। बट ट्राई तो करना, बाकी बात भी वो तो मैं बता ही दूँगी। क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन का आंसर दूंगी मैं, ठीक है। फिर भी आप एक बार ट्राई तो करना, ठीक है। तो चलो, इसी के साथ अपन इस लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है बच्चा। तो अच्छे से इसको पढ़ो, ठीक है, और अपनी सेहत का ध्यान रखो अच्छे से, और अच्छे से खाओ पियो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू।